कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है और डूब जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में यूज करेंगे हम 17 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे को हम 15 फरवरी को हर साल मनाते हैं। देखिए, जो आपका ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, ये दिन जो है बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों और बच्चे लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। अगला है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE, ठीक है। तो देखिए, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, अभी हाल ही में विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष, और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, मनोज आहूजा का। देखिए, जो आपका CBSE है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। तो ये डिटेल CBSE के बारे में याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास चीज़ है कि CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी। अगला कि जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ कौन चुने गए। तो देखिए, जनवरी 2022 महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं पुरुष श्रेणी में कीगन पीटरसन। देखिए, जो आपकी कीगन पीटरसन है ये जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है क्रिकेटर हैं, और इनके साथ में देखिए इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है हीथर नाइट। हीथर नाइट जो है इनको जो है जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में शॉर्ट में बता दूं आपको कि पुरुष श्रेणी में जो आपके कीगन पीटरसन है और महिला श्रेणी में जो आपकी हीथर नाइट है, इन दोनों को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022। अगला है कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको चुना गया। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है संदीप बख्शी को। देखिए, जो आपके संदीप बख्शी हैं इनके बारे में बता दूं आपको कि ये ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वर्तमान में। और इन्होंने एक काम क्या किया कि इनको जो है पुरस्कृत किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए। देखिए, इन्होंने जो है बैंक का ग्रोथ रेट अच्छा किया। 2020-21 के लिए ICICI बैंक ने जो है पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल 7,931 करोड़ रुपए का के मुकाबले जो है कुल 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तो डबल मुनाफा कमाया इनके नेतृत्व में। इसलिए जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए जो है इनको चुना गया है संदीप बख्शी को, ठीक है। अगला है कि भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बनी। देखिए, जो डाबर कंपनी है, डाबर बहुत पुरानी कंपनी है, डाबर च्यवनप्राश, डाबर लाल दंत मंजन और पता नहीं क्या क्या जो है डाबर के प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो स्पेशली डाबर जो है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही बनाता है। तो देखिए, डाबर जो है ये भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बन गया है। आपको बता दूं, डाबर इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण करके जो है ऐसा किया है, यानी कि ये भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है कि किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो देखिए, बप्पी लाहिड़ी अभी चर्चा में थे काफ़ी, ये इनका निधन हो गया है। ये 69 साल के थे। देखिए, जो आपके मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 15 फरवरी को इनका अभी हाल ही में मुंबई में निधन हुआ है। दूसरा, इनका जन्म हुआ था साल 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में, यानी कि इनका परिवार जो था वो पहले से ही संगीत से जुड़ा था। देखिए, केवल 19 साल की उम्र में ही बप्पी लाहिड़ी ने जो है क्या किया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे।
19 साल की उम्र में सोचिए कितनी बुद्धि होती है लोगों के पास। ये जो है म्यूजिक कंपोजर बन गए थे, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर। देखिए इनके जो पिता थे बप्पी लाहिड़ी के, उनका नाम था अपरेश लाहिड़ी। ये एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और इनकी माँ भी जो है प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी और संगीतकार थी, इनका नाम था बंसारी लाहिड़ी। तो ये इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई, लेकिन जो सबसे खास बात है कि बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है, जो कि भारत के प्रसिद्ध सिंगर और कंपोजर थे। अगला कि हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना है, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की जो पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है, इनका नाम है आईपीएस कला रामचंद्रन। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो कला रामचंद्रन है ये हरियाणा कैडर की एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त यानी कि फर्स्ट वुमन पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के रूप में अपॉइंट किया गया है हाल ही में, इसलिए ये चर्चा में है। अगला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जो 21-22 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो कि मार्च में समाप्त हो जाएगा, इसमें भारत का आर्थिक विकास दर जो है ये 9% रहेगा। देखिए पहले अक्टूबर 2021 में जो है, मतलब अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर महीने में यानी कि अक्टूबर 2021 में आईएमएफ ने कहा था कि 2021-22 में भारत का ग्रोथ रेट रहेगा कितना, 9.5%, यानी कि 0.5% की जो है कटौती की है अपने अनुमान में, किसने, आईएमएफ ने। इस अनुमान को याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो देखिए जो आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 है यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 है, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है और ये वर्चुअल रूप से आयोजित हो रहा है और ये 16 को यानी कि 16 फरवरी को शुरू हुआ था, 18 फरवरी तक चलेगा। तो देखिए इसका जो आयोजक है ये आपका है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इसके वार्षिक कार्यक्रम 21वां जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 है, इसका जो आयोजन है ये 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जा रहा है। देखिए एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि इस साल 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, ठीक है। देखिए जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये किसी विकासशील देश के द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। अगला कि हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो देखिए लस्सा बुखार, इस बुखार के बारे में आपको कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा। ये कहाँ पे किस देश में फैला है और ये किसके कारण होता है। देखिए ब्रिटेन में जो है जो आपका लस्सा बुखार है, ठीक है, तो ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की हाल ही में मृत्यु हो गई है। देखिए मोस्टली जो आपका लस्सा बुखार है ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और ये पहली बार इसे जो है साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। तो इसलिए इसका नाम जो है लस्सा बुखार रख दिया गया, क्योंकि नाइजीरिया के लासा में इसको खोजा गया था। और देखिए ये चूहों द्वारा फैलता है ये बुखार, यानी कि जो लस्सा बुखार है ये किसके द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा। और मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों में ये पाया जाता है, जहां ये लस्सा बुखार के नाम से जो है स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो अभी हाल ही में लस्सा बुखार जो है ये अफ्रीकी देशों के अलावा ब्रिटेन में भी देखा गया। ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई लस्सा बुखार यानी कि लस्सा फीवर के द्वारा। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है। तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है। दोनों देश सहमत हुए हैं कि मार्च 2022 में ये एक अंतरिम व्यापार समझौता करेंगे और उसके बाद 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया तैयार है। और देखिए जो समझौता है ये दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2.57 करोड़ और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। देखिए ये बजट आवंटित किया गया है 2.26 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कुल 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए तेलंगाना जो आपका राज्य है, तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय जिसका नाम है कोया जनजाति, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो कोया जनजाति जो है ये 4 दिनों तक जो आपका ये मेदराम जात्रा महोत्सव ये मनाता है। देखिए आपने एक चीज़ जो है पहले से पढ़ रखा होगा कि कुंभ मेला जो है भारत का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और कुंभ मेले के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा मेला है तो ये आपका है मेदराम जात्रा। तो कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आपको बता दूं जो आपका मेदराम जात्रा है इसको समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये एक आदिवासी त्योहार है जो कि एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। तो ये डिटेल्स है किसके बारे में, जनजाति कार्य सॉरी मेदराम जात्रा त्योहार के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोया जनजाति के बारे में। कोया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। और देखिए कोया जनजाति जो है तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। याद रखिएगा, कोया जनजाति जो है ये तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। और तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी के रूप में ये सूचीबद्ध है। और ये समुदाय जो आपका है ये तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगहों पे फैला हुआ है। और जो कोया जनजाति है ये स्वयं को लोकप्रिय रूप से डोराला सट्टम यानी कि लार्ड्स ग्रुप और पुट्टा डोरा यानी कि ओरिजिनल लार्ड्स कहते हैं ये अपने आप को, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो गोंड जनजाति है इसी की तरह जो कोया जनजाति है ये अपनी बोली में स्वयं को कोयतूर कहकर बुलाते हैं। और आपको बता दूं गोदावरी और सबरी नदियां जो कि अपने मूल क्षेत्र से होकर बहती हैं ये कोया के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यानी कि गोदावरी नदी और जो सबरी नदियां हैं इन्हीं के किनारे ये बसे हुए हैं। देखिए मोस्टली आपने देखा होगा पुराने समय में जो नदियां थी नदियों के किनारे ही नगर बसते थे। इससे फ़ायदा क्या होता था, क्योंकि देखिए जीने के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है। तो पानी कहाँ से मिलेगा, नदी से मिलेगा। दूसरा, अगर हमें कहीं आना जाना है तो हम नदी का सहारा पहले ज़माने में लेते थे और नाव के सहारे यात्रा करते थे। इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता था। इससे ये होता था कि नाव के सहारे जब हम आते जाते थे तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता था, हमें ना डीजल लगता था वहाँ पे ना पेट्रोल। चप्पू से जो है पहले नाव को चलाया जाता था। तो ना डीजल ना पेट्रोल लगना है, चप्पू से नाव चला के जो है आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते थे। तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाता था जो नाव वगैरह चलाते थे। और तीसरा, नदियों में जो है मछलियाँ पाई जाती हैं। तो मछलियों का शिकार करके जो है मतलब जो मछुआरा समुदाय है ये मछलियों को मार कर जो है ये अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता था। और नदी में जो है कि नदी से बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही है। नदी के किनारे ये लोग जो है सिंचाई उचाई भी कर लेते थे खेतों वोतों में जो है अपने, और फसल वगैरह भी उगा उगा लेते थे। तो अगर आप सिंचाई के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे नदियों का विशेष आर्थिक महत्व है, ठीक है। और आपने मिट्टियों के बारे में देखा होगा कि कौन सा क्षेत्र जो है सबसे उपजाऊ होता है। दोआब क्षेत्र के बारे में, गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब मतलब हो गया दो नदियों के बीच का, यानी कि मान लीजिए ये गंगा और यमुना यहाँ पे मिल रही हैं तो ये गंगा और यमुना इनके बीच का ये क्षेत्र है, ठीक है। दोआब इसको कहते हैं हम। आब मतलब नदी हो गया। तो दो नदियों के बीच का भूमि भाग जो होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कोया जनजाति के बारे में जान लिया और कुछ अन्य विशेष चीज़ें भी जान ली जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने परसेंट करने की घोषणा की है, बताइए। अगला कि हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआल को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, बताइए। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025 से 26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है, बताइए।
और नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अगला था कि हाल ही में बजाज ऑटो के किस पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति हैं राहुल बजाज। और नेक्स्ट था कि स्माइल नामक योजना किसने शुरू की है। तो इसको शुरू किया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप परसों का वीडियो देख लीजिएगा। अगला था कि हर साल किस तिथि को तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। तो देखिए 11 फरवरी को हम एंटी स्मगलिंग डे मनाते हैं। और अगला था कि हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर कितने किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। तो देखिए, इस पुल की लंबाई थी 14.5 किलोमीटर। और इस पुल के बारे में जो डिटेल्स थी मैंने आपको परसों बताई थी। परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि एक एक फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।